हेलो दोस्तों, आज जो हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं वो कंपनीज एक्ट का चैप्टर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें एक जो सेगमेंट है रजिस्टर एंड रिटर्न, जिसमें अगर हम सेक्शन वाइज बात करें तो सेक्शन नंबर 88 से लेकर सेक्शन नंबर 95 तक के जो सेक्शन के कॉन्सेप्ट्स हैं वो अपन कवर करने वाले हैं। और आपको मालूम है हम एमसीक्यू केवल नहीं कर रहे हैं, उसके द्वारा हम पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो भी रिविजन कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीमा फाउंड ऑक्यूपाइड द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। ये एक रीमा स्टेशनर ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, मतलब ये एक ओपीसी के इसने फॉर्म किया है रीमा ने, और ये मैन्युफैक्चर करने का काम है स्टेशनरी का। ठीक है। रीमा नोटिस द चेंज प्रोविजन विद द मैंडेट दैट द फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 ऑनवर्ड एन ओपीसी शेल फाइल एनुअल रिटर्न इन एमजीटी 7A। मतलब ये कहीं ना कहीं एनुअल रिटर्न के बारे में बात कर रहा है कि ओपीसी को एनुअल रिटर्न फाइल करना है। ओके। रीमा इज वन ऑफ द डायरेक्टर इन अनदर कंपनी। ये जो रीमा है ना वो एक और कंपनी के डायरेक्टर है। ठीक है। विच टू इज रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न इन फॉर्म नंबर एमजीटी 7A। मतलब वो जो एक और कंपनी है उसको भी एमजीटी 7A फाइल करना है। अच्छा, रीमा ये कौन सी कंपनी है? ओपीसी। तो ओपीसी में उसने बनाई और एक और कंपनी के डायरेक्टर है जिसको भी एमजीटी 7A फाइल करना है। ठीक है। विच इज दैट अदर कंपनी where रीमा ऑक्यूपाई द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर इन एडिशन टू ओपीसी। अभी देखो ये क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझते हैं। सेक्शन नंबर 92 एनुअल रिटर्न का लॉ है, सेक्शन नंबर 92, और इसमें लिखा हुआ है कि जो भी कंपनी, हर कंपनी को जो एजीएम जब आप करोगे, एजीएम हेल्ड होने के विद इन 60 डेज आपको आरओसी को एक एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और उसका जो फॉर्म है, एनुअल रिटर्न का जो फॉर्म है वो है एमजीटी 7। नॉर्मल कंपनियों के लिए जो फॉर्म है वो एमजीटी 7 जो आपको फाइल करना पड़ता है एजीएम होने के 60 दिन के अंदर। और अगर एजीएम नहीं किया आपने तो उस केस में जो लास्ट डेट है जहां पे एजीएम होना चाहिए था उसके विद इन 60 डेज, ये हमारा लॉ है। अब दो ऐसी कंपनियां हैं जिनको एमजीटी 7 नहीं बल्कि 7A फाइल करना पड़ता है। एक है 1% कंपनी और दूसरा है स्मॉल कंपनी। तो अब जरा क्वेश्चन में देखो, ये तो ओपीसी है ही है, अब दूसरी कंपनी कौन सी है? तो आंसर है स्मॉल कंपनी। तो ये जो रीमा है ना वो दूसरी स्मॉल कंपनी की डायरेक्टर ही होगी। तो अब ऑप्शन खोज लो जहां पे स्मॉल कंपनी लिखा हो। देखो भाई चेक करो, ये ऑप्शन है क्या बोलता है? दैट अदर कंपनी इज ए स्मॉल कंपनी। ये बिल्कुल सही है। ये जो अदर कंपनी है जिसको एमजीटी 7A फाइल करना पड़ रहा है वो कौन सी कंपनी होगी? स्मॉल कंपनी। तो ये आंसर आ गया ऑप्शन है। अच्छा, बाकी ऑप्शन क्यों गलत है एक बार चेक कर लो। ये बोलते हैं कि एसोसिएट कंपनी नहीं जी, सब्सिडी कंपनी, डोरमेंट कंपनी, इनके लिए, इन तीनों कंपनी के लिए कौन सा फॉर्म नंबर एप्लीकेबल होगा? फॉर्म नंबर एमजीटी 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। द आरओसी ग्रांटेड 3 मंथ एक्सटेंशन ऑफ द टाइम टू होल्ड एजीएम। ठीक है, आपको मालूम है एजीएम का सेक्शन है 96 और उसमें लिखा हुआ है कि अगर एजीएम टाइम पर नहीं हो पा रहा है तो आप आरओसी के पास जाइए। आरओसी स्पेशल रीजन से मैक्सिमम 3 महीने एक्सटेंड कर सकता है। तो आरओसी ने 3 महीने का एक्सटेंशन दिया है। ठीक है, अप टू 31 दिसंबर 2019, मतलब 3 महीने जोड़ने के बाद डेट क्या आ गई? 31 दिसंबर 2019। द कॉपी ऑफ एनुअल रिटर्न शैल बी फाइल विद द आरओसी विद इन ब्लैंक डेज फ्रॉम द ब्लैंक अलॉन्ग विद द रीजन फॉर नॉट होल्डिंग द एजीएम। तो अब हमने लॉ तो डिस्कस कर लिया है कि जब एजीएम होती है उसके 60 दिन के अंदर आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो एजीएम कब हुई है? एजीएम हुई है 31 दिसंबर 2019। तो यहां के 60 डेज के अंदर आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा? देखो भाई, आंसर आएगा विद इन 60 डेज फ्रॉम 31 दिसंबर 2019। तो आप चेक कर लो, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60 डेज विद इन फ्रॉम 31 दिसंबर 2019। थर्ड नंबर देखिए, अंबल लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लासवेयर। इसका पेड अप कैपिटल है 20,000 शेयर, 100 रुपए का। The company is maintaining register of member as per the provisions of Companies Act. Company wanted to close its register of member for declaring dividend. It may do so by giving blank number of days notice. तो सेक्शन नंबर 94, सेक्शन नंबर 91, ये जो सेक्शन नंबर 91 है ये रजिस्टर ऑफ मेंबर को क्लोज करने के बारे में लीगल प्रोविजन है इसका। और कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी कंपनी जब नोटिस देती है, डिविडेंड देती है, बोनस देती है तो अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर को क्लोज कर सकती है। इसके बारे में लॉ ये है कि आपका जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है वो 1 साल में मैक्सिमम 45 दिन के अंदर क्लोज होगा और 1 साल 30 दिन से ज़्यादा आप क्लोज नहीं कर सकते।
और जब भी कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज करेगी उसके 7 दिन पहले सब लोग को इंटीमेट करेगी कि हम रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज करने वाले हैं। तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज करने के पहले कितने दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, तो आंसर होगा 7 डेज बिफोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर, रजिस्टर ऑफ मेंबर, रिजर्व डिबेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर और द कॉपीज ऑफ रिटर्न में ऑल्सो बी केप्ट एट एनी अदर प्लेस इन इंडिया इन विच मोर देन ब्लैंक of the total number of member entered in the register of member reside if approved by SR passed at a general meeting of the company and the registrar has been given a copy of proposed SR in advance। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, सेक्शन नंबर 88 सेक्शन नंबर 88 ये बोलता है कि हर कंपनी को अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर और रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर मेंटेन करना पड़ेगा। तो जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है इसका फॉर्म है MGT 1 और रजिस्टर ऑफ डिबेंचर का फॉर्म होता है MGT 2। ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा, हर कंपनी को मेंटेन करना पड़ेगा। और जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है ये आपको मेंटेन करना पड़ता है रजिस्टर्ड ऑफिस में। लेकिन अगर एक कंपनी चाहे तो रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कोई दूसरी जगह भी रख सकती है एट एनी प्लेस इन इंडिया, लेकिन 2 कंडीशन पूरा होना पड़ेगा। जिस प्लेस पर आप रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करना चाहते हैं वहां पे मोर देन 1/10 ऑफ टोटल मेंबर रिसाइड करते हो, प्लस कंपनी ने जनरल मीटिंग बुला के SR पास किया हो। तो यहां पर आपको वही पूछ रहा है कि बताओ कितने लोग उस सिटी में रहेंगे जहां पे आप रजिस्टर ऑफ मेंबर को रख सकते हो। तो आंसर क्या होगा, मोर देन 110। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर सी। SR तो पास कर ही दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि SR हैज बीन पास, तो SR ऑलरेडी पास हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, ABC इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ये एक लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कोटेड है। द कंपनी क्लोज्ड इट्स रजिस्टर ऑफ मेंबर इन जून एंड अगस्त फॉर 12 and 21 डेज। कंपनी 2 बार बंद कर चुकी है, एक दिन 12 दिन के लिए, एक दिन 21 दिन के लिए। तो एक बार टोटल लगा लूं, टोटल कंपनी 33 दिन के लिए बंद कर चुकी है। अभी अपने बात किया है कि एक साल में मैक्सिमम 45 दिन के लिए आप रजिस्टर ऑफ मेंबर को क्लोज कर चुके हो। 33 दिन ऑलरेडी कंपनी क्लोज कर चुकी है। आगे बढ़ते हैं। द CFO ऑफ द कंपनी इन्फॉर्म द CS टू कंसिडर द क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर इन दिसंबर फॉर अनदर 15 डे। ये जो कंपनी क्या चाहती है, हम 15 दिन के लिए और क्लोज कर दें। तो क्या ये पॉसिबल है क्या, चेक करो। 33 दिन ऑलरेडी कोड क्लोज कर चुके हो, 15 दिन और क्लोज करोगे तो कितना हो गया, ये हो गया 48, जो कि गलत हो जाएगा। तो यहां पर कुल मिला के क्या हो गया, ये जो कंपनी 15 दिन और क्लोज करना चाह रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन क्या आएगा, देखो चेक करो। पहला बोलता है वैलिड है, गलत है। सेकंड बोलता है इनवैलिड एज द कंपनी कैन नॉट गो क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर फॉर मोर देन ट्वाइस इन अ ईयर। ऐसा नहीं है, आप साल में कितने बार भी बंद करो, 45 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरे में बोला 30 दिन से ज्यादा, ये भी गलत है। आंसर आएगा ऑप्शन डी। ये इनवैलिड क्यों है, क्योंकि 45 दिन से ज्यादा का आप क्लोजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेनेंस ऑफ इंडेक्स ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर इज नॉट नेसेसरी इन केस द नंबर ऑफ मेंबर आर लेस देन 50। ये तो सीधा सीधा है, सेक्शन नंबर 88 में लिखा हुआ है कि ऐसी कंपनियां, हर कंपनी को रजिस्टर ऑफ मेंबर का इंडेक्स मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन अगर 50 से कम मेंबर है तो आपको इंडेक्स मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, द कंपनी शैल विद इन ब्लैंक फ्रॉम द रेट ऑफ ओपनिंग ऑफ फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर फाइल विद ROC नोटिस ऑफ सिचुएशन वेयर द रजिस्टर इज केप्ट। ये भी सेक्शन 88 के ऊपर एक कॉन्सेप्ट है, रूल में दिया हुआ है इसके बारे में प्रोविजन। मान लो कोई इंडियन कंपनी के फॉरेन में शेयर होल्डर्स हैं, फॉरेन में डिबेंचर होल्डर है, तो कंपनी चाहे तो फॉरेन में रजिस्टर ऑफ मेंबर और रजिस्टर ऑफ डिबेंचर मेंटेन कर सकते हैं, जहां पे उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करेगी। अब जिस दिन कंपनी फॉरेन रजिस्टर ओपन करेगी तो ओपन करने के 30 दिन के अंदर उसको इंडिया के ROC को बताना पड़ेगा कि हमने फॉरेन में एक रजिस्टर ओपन किया है। तो यहां पर टाइम लिमिट इज 30 डेज। चलो आगे बढ़ते हैं। द कंपनी शैल ट्रांसमिट टू इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंडिया अ कॉपी ऑफ एवरी एंट्री इन फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर विद इन ब्लैंक डेट आफ्टर द एंट्री इज मेड। इसका मतलब क्या हुआ, वो फॉरेन रजिस्टर में एक कॉन्सेप्ट और है कि जिस दिन फॉरेन रजिस्टर में एंट्री पास होगी ना, मतलब कुछ भी आप लिखोगे, तो एंट्री होने के 15 दिन के अंदर उस एंट्री को इंडिया में ट्रांसमिट करना पड़ेगा। और इंडिया में भी एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, डुप्लीकेट फॉरेन रजिस्टर, उसमें उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो टाइम लिमिट कितना है, 15 डेज। तो बेटा 2 टाइम लिमिट ध्यान रखना, आप जिस दिन फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करोगे तो उसके 30 दिन के अंदर ROC को बताना पड़ेगा, और जब फॉरेन रजिस्टर में एंट्री करोगे तो एंट्री करने के 15 दिन के अंदर उसको इंडिया में ट्रांसमिट करना पड़ेगा, ताकि इंडिया में भी वो इसकी एंट्री की जा सके। नेक्स्ट 9th नंबर देखो, where the name of person is entered in the ROM of a company as the holder of shareholder of that company but does not hold beneficial interest in such share, such person shall make a declaration to the company specifying the name of the person who holds the beneficial interest
विद इन ब्लैंक फ्रॉम द डेट ऑन विच इज नेम इज एंटर्ड इन द ROM। ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 89 में एक प्रोविजन है कि अगर मान लो कोई कंपनी का रजिस्टर्ड होल्डर है, उस शेयर का बेनिफिशियल ओनर कोई और है, तो उस केस में जो रजिस्टर्ड ओनर है वो 30 दिन के अंदर कंपनी को इंटीमेट करेगा कि इन शेयर का रजिस्टर्ड ओनर मैं हूं पर बेनिफिशियल ओनर कोई और है। तो यहां पर बेसिकली जो फॉर्म नंबर जाता है ना, MGT4, MGT5, MGT6, ये 3 फॉर्म चलते हैं। जो रजिस्टर्ड ओनर है वो कंपनी को इन्फॉर्म करेगा MGT4 में, फिर बेनिफिशियल ओनर जो होता है ये भी कंपनी को इन्फॉर्म करता है 30 दिन में कि मैं बेनिफिशियल हूं, रजिस्टर्ड ओनर कोई और है। फिर कंपनी को जब ये फॉर्म मिलता है ना, तो कंपनी ROC को इंटीमेट करता है MGT6 में विद इन 30 डेज। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, ये 30 दिन का टाइम है जहां पे रजिस्टर्ड ओनर कंपनी को इंटीमेट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर मीन्स एन इंडिविजुअल होल्डिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन नॉट लेस देन। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर मतलब SBO, इसका लॉ दिया सेक्शन नंबर 90 में। एक इंडिविजुअल SBO कब कहलाएगा, जब उस पर्सन का कंपनी में कम से कम 10% का इनडायरेक्ट या डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग है। तो लिमिट इज 10%। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, रूल में दिया हुआ है 10% की लिमिट। आगे बढ़ते हैं। अ कंपनी में क्लोज दिस रजिस्टर ऑफ मेंबर फॉर अ मैक्सिमम टेन्योर ऑफ, ये तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, मैक्सिमम टेन्योर ऑफ 45 डेज इन अ ईयर बट मैक्सिमम ब्लैंक डेज एट एनी वन टाइम। तो एक साल में मैक्सिमम 45 दिन और एक साथ 30 दिन से ज्यादा का आप क्लोजर नहीं कर सकते। तो 45 एंड 30। नेक्स्ट, नॉर्मली एनुअल रिटर्न ऑफ एवरी कंपनी इज फाइल्ड इन फॉर्म नंबर MGT7। हमने बात कर दिया MGT7 नॉर्मल कंपनियों के लिए होते हैं। दो ऐसी कंपनी जिनके लिए MGT7A लगेगा, एक OPC और दूसरा स्मॉल कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्मली एनुअल रिटर्न ऑफ एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी साइंड बाय, मतलब जो नॉर्मल जो सामान्य कंपनी जैसे पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, आप ऐसा बोलो, तो इसमें जो साइन किया जाता है वो साइन करेंगे डायरेक्टर भी करेगा प्लस CS भी करेगा, दोनों साइन करेंगे एनुअल रिटर्न को। नेक्स्ट, एनुअल रिटर्न ऑफ OPC एंड स्मॉल कंपनी शैल बी साइंड बाय। अब अगर ये दो कंपनियां हैं, एक OPC और एक स्मॉल कंपनी, तो उनमें जो साइन है वो साइन कौन करेगा, तो यहां पे लॉ में प्रोविजन है या तो CS करेगा, अगर कंपनी में CS है तो CS साइन कर दे, और अगर कंपनी में कोई CS नहीं है तो कोई डायरेक्टर भी साइन करेगा तो काम चल जाएगा। तो ये तो बस याद करने वाला है, नॉर्मल कंपनी में डायरेक्टर CS दोनों साइन करेंगे, पर OPC और स्मॉल कंपनी में CS है तो CS साइन करे और CS नहीं तो कोई डायरेक्टर भी साइन करेगा, चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी शैल गेट एनुअल रिटर्न सर्टिफाइड बाय CS। तो ये तो सीधा सीधा अगेन सब जितने भी एनुअल रिटर्न के जो कॉन्सेप्ट है कहां दिए, सेक्शन नंबर 92 में। तो 3 ऐसी कंपनियां हैं जिनको एनुअल रिटर्न फाइल करते समय एक और सर्टिफिकेशन लगेगा CS का, और वो जो सर्टिफिकेशन होगा वो होगा MGT8, फॉर्म नंबर MGT8। ये CS का सर्टिफिकेशन आपको एनुअल रिटर्न के साथ फाइल करना पड़ेगा। वो 3 कंपनी है, एक ऐसी कंपनी जो कि लिस्टेड कंपनियों को, दूसरा ऐसी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या ऐसी कोई कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो। तो ये 3 ऐसी कंपनियां होती है जिनको CS का भी सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। अब देखो यहां पे लिस्टेड कंपनी आ गया, अच्छा कोई भी कंपनी, तो पब्लिक कंपनी है तो भी चलेगा, प्राइवेट कंपनी तो भी चलेगा। यहां पे लिखा है प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ऊपर है। तो ध्यान ये रखना है आपको, यहां पे कंपनी वर्ड भी आएगा ना तो भी चलेगा, और कोई स्पेसिफिक कंपनी का नाम कर दिया तो भी चलेगा, क्योंकि लॉ में क्या लिखा है, ऐसी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है या टर्नओवर 50 करोड़ या से ज्यादा है, उन सारी कंपनियों को MGT8 फाइल करना पड़ेगा। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये तीनों कंपनियों को MGT8 साथ में लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये कंपनी AGM नहीं करती है तो उस केस में क्या होगा, तो हमने बात किया था कि अगर AGM नहीं होती है तो लास्ट डेट जहां पे AGM होना चाहिए था उसके विद इन 60 डेज एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो ऑप्शन खोज लो भाई, ये ऑप्शन आ गया C, एनुअल रिटर्न अभी भी फाइल करना पड़ेगा 60 डेज फ्रॉम द लास्ट ड्यू डेट ऑफ AGM। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 70 नंबर, रजिस्टर ऑफ मेंबर along with index shall be preserved and shall be kept in the custody of CS or other person authorized by the board for the following period। आंसर आएगा परमानेंटली। कॉन्सेप्ट क्या है देख लो, जो भी कंपनी के रजिस्टर्स हैं, ये सेक्शन नंबर 94 में दिया हुआ है,
जो कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर है, हर कंपनी को अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर को परमानेंटली प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा हमेशा के लिए। और वो जो रिकॉर्ड है वो किसके कस्टडी में होगा, तो या तो सीएस के पास, और अगर सीएस नहीं है तो उस केस में जो डायरेक्टर वो किसी पर्सन को ऑथराइज करेंगे तो उसकी कस्टडी में रहेगा। दूसरा, अगर रजिस्टर ऑफ डिबेंचर है तो रजिस्टर ऑफ डिबेंचर को परमानेंटली प्रिजर्व नहीं करना पड़ता। जब डिबेंचर आपके रिडम्पशन हो रहे हैं उसके 8 साल तक उन रजिस्टर को संभाल के रखना पड़ेगा। और जो एनुअल रिटर्न है, जिस दिन आपने एनुअल रिटर्न फाइल किए, एनुअल रिटर्न फाइल होने के 8 साल तक आपको एनुअल रिटर्न को भी संभाल के रखना पड़ेगा इन्हीं की कस्टडी में। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है सेक्शन 94 में। तो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या बोलता है देखो आप। अगला पॉइंट वो बोला है कि बताओ रजिस्टर ऑफ मेंबर को प्रिजर्व करने के बारे में लॉ क्या है। तो ये तो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार सीधा सीधा ऑप्शन देख लो। पहला बोलता है कि रजिस्टर ऑफ मेंबर प्रिजर्व करना पड़ेगा 8 ईयर, गलत है। 10 ईयर गलत है। 6 ईयर गलत है, क्योंकि रजिस्टर ऑफ मेंबर है भाई, तो उसको तो उसको प्रिजर्व करते अपन परमानेंटली। तो ऑप्शन नंबर डी देख लो क्या लिखा है, इट शैल बी प्रिजर्व फॉर अ पीरियड ऑफ परमानेंटली करना पड़ेगा, एंड शैल बी केप्ट इन द कस्टडी ऑफ सीएस ऑफ द कंपनी और अदर पर्सन ऑथराइज बाय द बीओडी। तो ये आ गया आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों गलत क्यों हो गए, क्योंकि इसमें 8 साल, 10 साल और 6 साल का पीरियड दिया, जो कि गलत है। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर अलॉन्ग विद इंडेक्स शैल बी प्रिजर्व एंड शैल बी केप्ट इन द कस्टडी ऑफ सीएस और अदर पर्सन। तो अभी हमने बात की रजिस्टर ऑफ डिबेंचर कब तक मेंटेन करना पड़ेगा, रिडम्पशन के 8 साल तक। तो आप चेक करो भाई, 8 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू गलत है, 8 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिडम्पशन ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, कॉपी ऑफ एनुअल रिटर्न अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी नेक्स्ट शैल बी प्रिजर्व फॉर। एनुअल रिटर्न कब तक प्रिजर्व करना पड़ेगा, 8 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। चेक करो बेटा ऑप्शन ए 8 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग विद द आरओसी। नेक्स्ट 20 नंबर, रजिस्टर ऑफ मेंबर शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग बिजनेस आवर फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 आवर्स। मतलब जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है उसको इंस्पेक्शन करने के लिए सेक्शन 94 में लॉ दिया हुआ है कि आप कम से कम 2 घंटे आपको बिजनेस आवर में आप ओपन करो, पर कम से कम आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, पर एक दिन में कम से कम 2 घंटे आपको देना ही पड़ेगा। और ये जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है, ये कंपनी के मेंबर, डिबेंचर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर, बेनिफिशियल ओनर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्पेक्ट कर सकते हैं, और बाकी अदर पर्सन भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए उनको चार्ज पे करना पड़ेगा, जो कि मैक्सिमम 50 रुपए होगा। ये भी लॉ में दिया हुआ है। तो ये हमारे एमसीक्यू खत्म। अब इसके ऊपर एक केस सिनेरियो है जिसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। आइए, इंडियन माइनिंग लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है जी, ध्यान के रखना, अनलिस्टेड कंपनी है। इनकी कोरापुट में यूनिट है इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। इसका पेड अप कैपिटल है 15 करोड़, 15 लाख इक्विटी शेयर 100 रुपीज। कंपनी ने डिबेंचर भी इशू किया 20 करोड़ का। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है भुवनेश्वर में, ठीक है जी, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, भुवनेश्वर में। As per the provisions of Companies Act, company are required to maintain statutory register. The company had a practice of maintaining combined register for both member as well as debenture holder. ये तो दिख रहा है कि बेटा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मेंबर का आपको अलग रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, डिबेंचर होल्डर का आपको अलग मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन पढ़ के देख के समझ आ गया कि ये कंपनी ने काम गलत किया है। MGT 1 है रजिस्टर ऑफ मेंबर का लिए और MGT 2 है रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर के लिए। तो ये गलत है, इन्होंने एक मिला के रख लिया, गलत है। आगे बढ़ते हैं। कंपनी डिसाइडेड टू डिक्लेयर डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22, हेंस देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ क्लोजिंग द रजिस्टर ऑफ मेंबर। डिविडेंड देना चाहते तो आरएम को क्लोज करना है, ठीक है। कंपनी ने अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर को क्लोज कर दिया फॉर अ मिनिमम गिविंग मिनिमम ऑफ 10 डेज नोटिस। 10 दिन की नोटिस देके आपने रजिस्टर ऑफ मेंबर को बंद कर दिया, ठीक है। 7 दिन की नोटिस देना पड़ता है मिनिमम, आपने 10 दिन पहले दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, इट वॉज ऑब्जर्व दैट एटलीस्ट 80% ऑफ द टोटल मेंबर रिसाइडिंग इन द कैपिटल सिटी ऑफ न्यू दिल्ली। मतलब जो हमारी कंपनी के टोटल मेंबर जो है ना, उसके 80% कहाँ रहते हैं, दिल्ली में, ठीक है जी। आगे, हेंस कंपनी डिसाइडेड टू कीप रजिस्टर ऑफ मेंबर इन वन ऑफ द ऑफिस सिचुएटेड इन द लोकेलिटी ऑफ द सर्किट न्यू दिल्ली। हाँ जी, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि जो हमारा आरओएम है, ये हम लोग कंपनी का रजिस्टर ऑफिस किधर है, भुवनेश्वर। तो लॉ में क्या लिखा है कि रजिस्टर ऑफिस में रखो, लेकिन रजिस्टर ऑफिस के अलावा कोई और प्लेस में रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, पर 2 रिक्वायरमेंट है उस सिटी में। जैसे यहाँ पे न्यू दिल्ली में रखना चाहते हैं आप, तो मोर देन 1/10 मेंबर रहते हो। तो यहाँ तो कितने मेंबर रहते हैं, 80%। मतलब ये तो आराम से रिक्वायरमेंट पूरी हो गई।
पर एक और कंडीशन है कि आपको एसआर भी पास करना पड़ेगा मीटिंग में। तो अब देखते हैं कि एसआर पास किया कि नहीं किया। It was felt that appropriate place for clipping member should be the place where majority of the member are residing. कंपनी ने बोला भाई ज़्यादा मेंबर जहाँ रहते हैं हमको वहीं रखना चाहिए दिल्ली में। आगे accordingly it passed an ordinary resolution for maintaining the register of member at a place other than register office. ये कंपनी ने गलत काम किया। कंपनी को क्या पास करना चाहिए था? एसआर, और कंपनी ने यहाँ पे क्या पास कर दिया बेटा? ओआर। तो ये कंपनी की पूरी गलती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। The practice of company making entry in the register of member was within 10 days of the approval of the BOD for transfer of the share. मतलब कंपनी ने एक पॉलिसी बना के रखी है कि जब BOD ट्रांसफर को अप्रूव करेगा उसके 10 दिन के अंदर हम रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंट्री करेंगे। ये कंपनी ने अपना एक पॉलिसी बना के रखी है। चलिए अब पढ़ते हैं अपन यहाँ पे क्या है, बाकी क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस करेंगे। Which of the following statement apply to India Mining with respect to closing of the register of member? तो यहाँ पे हमको मालूम है कि रजिस्टर ऑफ मेंबर में एक गड़बड़ कंपनी ने क्या किया कि कंपनी को पास करना था एसआर और पास हुआ है ओआर, है ना। चलो अब ये ऑप्शन क्या लिखा है देखो आप। यस द कंपनी कैन क्लोज द रजिस्टर ऑफ मेंबर बाय गिविंग एटलीस्ट 14 डेज प्रायर नोटिस। यस द कंपनी कैन क्लोज द रजिस्टर ऑफ मेंबर बाय गिविंग एटलीस्ट 7 डेज नोटिस। ये बिल्कुल सही है, 7 दिन की नोटिस देकर आप रजिस्टर ऑफ मेंबर को क्लोज कर सकते हो। अच्छा तीसरा देखो, ये बोलता है नॉट अलाउड टू क्लोज, ये तो गलत है। अच्छा चौथा नंबर क्या लिखा देखो आप, कंपनी क्लोज कर सकता है 7 दिन की नोटिस देकर, और फिर बोला एंड इन सच मैनर एज स्पेसिफाइड बाय सेबी बाय एडवर्टाइजमेंट इन वन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर एंड अनदर इंग्लिश न्यूज़पेपर। ये गलत इसलिए है क्योंकि यहां पे सेबी आ गया, जबकि क्वेश्चन में साफ साफ क्या लिखा था, ये एक लिस्टेड कंपनी नहीं है बल्कि अनलिस्टेड कंपनी है। तो अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर सेबी एप्लीकेबल नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर विच रजिस्टर ऑफ मेंबर में बी क्लोज? रजिस्टर ऑफ मेंबर को कितने दिन के लिए बंद कर सकते हैं? ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पढ़ लो क्या लिखा है। मे बी क्लोज फॉर एनी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 45 डेज एट एनी वन टाइम। एट एनी वन टाइम गलत है। एट एनी वन टाइम कितना हो सकता है? मैक्सिमम 30 डेज के लिए क्लोज हो सकता है। साल भर में टोटल 45 दिन के लिए क्लोज हो सकता है। चलिए ऑप्शन बी देखो, रजिस्टर ऑफ मेंबर मे बी क्लोज फॉर एनी पीरियड नॉट एक्सटेंडिंग 30 डेज एट एनी टाइम एंड फॉर एन एग्रीगेट पीरियड ऑफ 60 डेज। गलत है, 60 डेज नहीं 45 आएगा। तो ऑप्शन देख लो भाई, सीधा सीधा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ये बोलता है कि मैक्सिमम एट एनी टाइम 30 दिन और एग्रीगेट साल भर में 45 दिन। नेक्स्ट, is the company complying with the provisions of that in maintaining the register of member at New Delhi instead of भुवनेश्वर? अब यहां पे हमने पकड़ लिया था क्वेश्चन में कि कंपनी गलत कर रही है। क्यों गलत कर रही है? 10% से ज्यादा मेंबर रहते हैं दिल्ली में, वो तो ठीक है, लेकिन कंपनी ने पास कर दिया ओआर जबकि पास करना था एसआर। चलो जी ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। आंसर तो नो आएगा, तो नो वाले, ये यस वाला छोड़ दो, यस वाला छोड़ दो, नो वाला पढ़ते हैं। पहला नो, कंपनी इज नॉट कंप्लाइंग मेंटेनिंग रजिस्टर इंस्टेड ऑफ भुवनेश्वर एज नो एसआर हैज बीन पास। ये बिल्कुल सही है, एसआर पास नहीं हुआ है इसलिए गलत है। अच्छा दूसरा भी पढ़ लेते हैं, नॉट कंप्लाइंग क्यों, रीजन क्या बोला? नो एसआर इज पास्ड एंड नो अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन ऑब्टेन। सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की तो जरूरत भी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4, इज द प्रैक्टिस ऑफ कंपनी करेक्ट इन मेंटेनिंग द सेम रजिस्टर फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर एज वेल एज डिबेंचर होल्डर? ये हम आंसर ऑलरेडी दे चुके हैं कि शेयर होल्डर का रजिस्टर अलग होता है, डिबेंचर होल्डर का अलग होता है। तो ये कंपनी की जो प्रैक्टिस है वो बिल्कुल गलत है। तो ये आंसर क्या आएगा? नो, इट इज इनकरेक्ट बिकॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनिंग सेपरेट रजिस्टर फॉर डिबेंचर होल्डर अराइजेस। अलग से रजिस्टर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपको अगला पॉइंट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू टाइम पीरियड फॉर एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। मतलब आपको ये पूछ रहा है कि जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है उसमें एंट्री कब तक करना पड़ेगा। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर आपको क्या बोल रहा है कि जब कंपनी का जो अलॉटमेंट है या जो ट्रांसफर है वो बीओडी अप्रूव करता है। लॉ में प्रोविजन है कि जिस दिन सेक्शन 88 में जिस दिन बीओडी ने अप्रूवल दिया उसके विद इन 7 डेज आपको रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंट्री करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन में क्या बोला था? 10 दिन में एंट्री करना चाहते हैं, जो कि गलत है। आपको एंट्री कितने दिन के अंदर करना पड़ता है? विद इन 7 डेज। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो आपका सेक्शन नंबर 88 से लेकर 95 तक का कॉन्सेप्ट है ये खत्म।
तो जो कंपनीज एक्ट का सबसे बड़ा चैप्टर है जिसका नाम है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्शन नंबर 88 से लेके 122, ये पूरा एमसीक्यूज के कॉन्सेप्ट्स विथ रिवीजन हमारे कंप्लीट होते हैं। ओके, थैंक यू।